हेलो एंड वेलकम बैक टू वीनस लॉ क्लासेस। सो गाइस, लास्ट की वीडियो में हमने डिस्कशन किया था सरला मुद्गल के केस में, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कन्वर्जन के बाद अगर कोई हिंदू इस्लाम एम्ब्रेस करने के बाद भी सेकंड मैरिज करता है तो भी वो सेकंड मैरिज वॉइड और इलीगल होगी। अंडर सेक्शन 494 आईपीसी उसमें आपको पनिशमेंट मिलेगा। सो इस डिसीजन के बाद एक डिसीजन आया लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आज हम इसी केस को डिस्कस करेंगे। इस केस में पेटिशनर्स का कहना था कि सरला मुद्गल के केस में जो इंटरप्रिटेशन दिया गया, जो रेशो था सरला मुद्गल के केस का, वो हमारे आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड आर्टिकल 25 फ्रीडम टू रिलीजियन, इसको क्या करता है, इन्फ्रिंज करता है। दोनों ही हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। इसलिए ये जो डिसीजन है सरला मुद्गल, इसको हमें इफेक्ट में नहीं लाना चाहिए, इसके इफेक्ट को नल एंड वॉइड कर देना चाहिए। तो चलिए चलते हैं, समझते हैं लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं पेटिशनर्स के, वो क्यों कह रहे हैं कि आर्टिकल 21 और 25 को इन्फ्रिंज करता है। अब अगर आपको याद होगा तो हमने सरला मुद्गल के केस में पढ़ा कि आप अगर कन्वर्ट भी कर लेते हो तब भी जो आपकी सेकंड मैरिज है वो तो वॉइड है, इलीगल है। तो दूसरी बात, अगर वो इलीगल है तो आपको प्रोसिक्यूट किया जाएगा 494 में, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इस पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर हम प्रोसिक्यूट होंगे तो इस पे इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए हमारा आर्टिकल 21 क्या हो रहा है, इन्फ्रिंज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि सरला मुद्गल के केस में ऐसा कोई न्यू ऑफेंस नहीं क्रिएट कर दिया गया कि जो आप बोल रहे हो कि ये आपकी पर्सनल लिबर्टी को इम्पैक्ट कर रहा है। और दूसरी बात ये है कि जो पेटिशनर्स हैं उनका कोई राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी ये इन्फ्रिंज नहीं हो रहा। It is premature at this stage to canvass that they would be deprived of their right to life and liberty without following the procedure established by law. तो ना ही ये कोई लॉ लेट डाउन कर रहे हैं और ना ही ये कोई प्रोसीजर बता रहे हैं। So the procedure established by law as mentioned in Article 21 means the law prescribed by the legislature. The judgment in Sarla Mudgal case has neither changed the procedure nor created any law for the prosecution of the petitioners. तो यहाँ पे बोला गया कि जो आप चैलेंज कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 21, ये मिसकंसीव्ड है, एक वेग आर्ग्यूमेंट है, इसको सस्टेन नहीं किया जा सकता। सेकेंडली, वो अपना आर्ग्यूमेंट बेस कर रहे थे आर्टिकल 25 पे, विच गिव्स यू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। तो अगर आप अपना रिलीजियन चेंज कर रहे हो जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ सोलमनाइजिंग द सेकंड मैरिज, तो क्या हम आपको इस प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला में रखें? क्या हम आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजियन इसको गारंटी करें? क्योंकि आप दूसरे पर्सन के भी तो राइट वायलेट कर रहे हो। व्हाट अबाउट द राइट्स ऑफ द फर्स्ट वाइफ? तो हमें हार्मोनिस्ट्री लॉ को पढ़ना पड़ेगा। अगर हम स्कीम देखें हिंदू लॉ की तो मोनोगैमी एक रूल है। अगर आर्टिकल सेक्शन नंबर 17 में भी आप जाते हो तो वहां पर भी अगर बाइगमी का केस बनता है तो उन मैरिजेस को वॉइड तो बताया ही गया है। साथ ही साथ इसको हमें रीड विद करना है आर्टिकल 494 एंड 495 के साथ, और वही पनिशमेंट मिलेगा दैट इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर दिस लॉ, इंडियन पीनल कोड 494 और मे बी 495, सो डिपेंडिंग अपॉन दी नॉलेज। तो यहाँ पे आई होप आपको समझ आया होगा कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो सरला मुद्गल का केस है वो आपके आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 25 को इन्फ्रिंज नहीं करता। यहाँ पे कोर्ट देखो ये लिख भी रहे हैं कि अ पर्सन who mockingly adopts another religion where plurality of marriage is permitted so as to renounce the previous marriage and desert the wife, he cannot be permitted to take advantage of his exploitation, as religion is not a commodity to be exploited. The institution of marriage under every personal law is sacred institution, so under the Hindu law. लास्टली अब हम एक और केस डिस्कस कर रहे हैं, अनु परनवाल एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो फैमिली मैटर्स होते हैं, फैमिली मैटर्स जो हैं ये क्या है, इट फॉल्स अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है? जहां पर यूनियन
and state both are having the competency to frame law. दोनों की competency होती है कि वो law legislate करें with respect to the subjects that fall in the concurrent list. तो हमारा जो family matters है वो concurrent list के matter है, state और union दोनों के पास power है. ये मैंने आपको लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस की बात बताई. अब क्या हुआ, द स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड द स्टेट ऑफ गुजरात, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक कमेटी बनाई कि भाई आप फिजिबिलिटी देखो टू इंट्रोड्यूस एंड इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड इन दीज स्टेट्स, उत्तराखंड एंड गुजरात में. तो यहाँ पे एक पीआईएल डाला गया. किसने डाला? अनूप बरनवाल ने, कि स्टेट के पास ये जो कमेटी फॉर्म करने की, ये जो आपने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी है, ये तो पावर ही नहीं है. तो ऑनरेबल जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने रिलाई किया सेक्शन नंबर 162 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जहां पर अगर क्या है कि अगर स्टेट किसी सब्जेक्ट पे लॉ को लेजिस्लेट कर सकती है तो आप क्या कर सकते हो, तो जो गवर्नमेंट है उसकी पावर एक्सटेंड करती है तो आप कमेटी भी फॉर्म कर सकते हो. सो जो एग्जीक्यूटिव पावर है ऑफ द स्टेट, इट एक्सटेंड्स टू द मैटर विद रिस्पेक्ट टू विच द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट हैज पावर टू मेक लॉज. पहले 162 इस पे देखा गया. फिर दूसरा कहा गया कि अगर हम एंट्री 5 को देखें कॉन्करेंट लिस्ट की, जो कि बात करती है इन मैटर्स के बारे में, फैमिली एक्सेट्रा के. सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी पर से कैन नॉट बी चैलेंज्ड एज अल्ट्रा वायरस, क्योंकि ये इनकी कॉम्पिटेंसी में है. तो इसको इसलिए क्या किया गया, इसको डिसमिस कर दिया गया. पर आपको पता होना चाहिए, लास्ट की वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी स्टेट में यूसीसी एप्लीकेबल है. सो द आंसर इज गोवा, इसमें है. सो आई होप आपको ये भी समझ आया होगा. दिस इज द रीसेंट डेवलपमेंट ऑन यूसीसी. आपको पता ही है कि अब गवर्नमेंट ये पूरी कोशिश कर रही है कि यूसीसी को लाया जाए. तो आगे देखेंगे कि क्या होगा. अगर आपको फिर भी बेसिक वीडियो चाहिए यूसीसी पर, तो मैंने अपने चैनल पे इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है. सो आप वीडियो को देख सकते हैं. थैंक यू सो मच. स्टे ट्यून्ड विद द चैनल फॉर मोर जजमेंट्स. टेक केयर. टिल देन स्टडी वेल.